जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। और इसी मकसद के साथ मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर के जो वीडियोस है ओपला डिफेंस एकेडमी के थ्रू लेके आ रहा हूं। माय नेम इज रोहित रानवे आरआर। बेसिकली मैं यही चाहता हूं कि आप कुछ सीखें और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो सबसे फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो कि प्रिपरेशन कर रहा है डिफेंस एग्जाम की, ठीक है, कोई भी व्यक्ति तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है मुझे और मुझसे जुड़ सकता है। ठीक है, चलो वेट फॉर अ मिनट। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है वो थोड़े से लेंदी हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं बेसिकली वो 26, 27, 28 और 29, मतलब 4 दिन का कवर कर रहे हैं करंट अफेयर। तो आपके लिए क्रूशल होगा, जो भी बेसिकली अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। विन फास्ट टू सेटअप ईवी प्लांट इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन व्हीकल्स, ठीक है, उसका प्लांट सेटअप किया गया है किधर, तमिलनाडु में। किसके मदद से, वियतनाम की वजह से। ठीक है ना, तो ईवी प्लांट मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो प्लांट है बेसिकली तमिलनाडु में सेट किया गया है, किसके द्वारा, वियतनाम के। व्हीकल मेकर विन फास्ट ऑटो लिमिटेड, आपसे पूछा जा सकता है विन फास्ट ऑटो लिमिटेड कौन से कंट्री की ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या कौन सी इंडस्ट्री, कौन से कंट्री की है, तो बेसिकली वियतनाम की। कंस्ट्रक्शन वर्क फ्रॉम स्टैब्लिश अ न्यू इंटीग्रेटेड ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टूटिकोरिन इन साउथ तमिलनाडु। कहाँ स्टैब्लिश किया, तमिलनाडु में, टूटिकोरिन में। ठीक है, कंपनी हैज प्लान इन्वेस्ट 4000 करोड़। कितना इन्वेस्ट करने वाली है, 4000 करोड़। हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हम ये बोल सकते हैं कि जर्नल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो कार्बन एमिशन है वो कम करना चाहते हैं। CEO of the Winflex India, the company chose Tamil Nadu to set up its EV factory due to skilled workforce, progressive policy of state government, and the sector to presence of EV manufacture ecosystem. तो बेसिकली ये सब चीजें क्यों लाई गई है और तमिलनाडु में क्यों लाई गई है, क्योंकि वहां जो स्किल वर्कर है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द न्यू फैक्ट्री कम अ 400 एकड़ साइड, बेसिकली 400 एकड़ की जमीन दी गई है। ठीक है, तमिलनाडु इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन के थ्रू टूटिकोरिन में। और अप्रोक्सीमेटली कितने जॉब जनरेट करेगी, 3000 से 3500 पीपल्स का जॉब जनरेशन होगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं मानता हूँ। द अपकमिंग ईवी यूनिट एक्सपेक्टेड टू हैव एनुअल कैपेसिटी ऑफ 1,50,000 यूनिट। कितना बनाएगी ये, 1,50,000 यूनिट एज अ मीडिया रिपोर्ट टू न्यू फैक्ट्री टू इलेक्ट्रिक कार्स एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। सो मतलब चार्जिंग जो सॉकेट्स होते हैं उनमें ये यूज किए जाएंगे 1,50,000 यूनिट्स। The VinFast also plan to establish a nationwide dealer network in the brand and also the South Asia और Middle East एंड अफ्रीका में ये अपना ब्रांड है क्या करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डीआरडीओ साइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है फुल फॉर्म डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश 23 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू 22 इंडस्ट्रीज। ठीक है, 22 इंडस्ट्री को दिया गया है, डोमेन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, लार्सन टू टेक्नोलॉजी, कॉम्बैट व्हीकल और नेवल सिस्टम एंड एरोनॉटिक्स के अंदर। कौन कौन से क्षेत्र में लाइसेंस दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेसर टेक्नोलॉजी के अंदर, कॉम्बैट व्हीकल और नेवल सिस्टम एंड एरोनॉटिक्स। ठीक है, द लाइसेंस वेर हैंडेड ओवर द डीआरडीओ इंडस्ट्री मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024 जो पुणे के अंदर हुआ है। तो बेसिकली जो डिफेंस एक्सपो अभी पुणे के अंदर हुआ है, पुणे में भी बेसिकली मोशी में हुआ है। ठीक है, जो चाकन वाला एरिया है, तो बेसिकली मैं यहीं से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है।
मेरे काफी स्टूडेंट विजिट भी किए थे यहाँ, ठीक है। तो डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर, डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है पूछा जा सकता है, डॉक्टर समीर वी कामत एंड अदर ऑफिशियल वेर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ठीक है। तो डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शोकेस इंडिजियसली कैपेसिटी ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट सेटअप इन द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या किया जाएगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करी जाएगी डिफेंस रिलेटेड। एग्रीमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन एयरक्राफ्ट ब्रिग्स फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे तेजस बोला जाता है। 100 मीटर इन्फेंट्री फूड ब्रिगेड फ्लोटिंग, 40 मीटर हाई एक्सप्लोजिव एंटी पर्सनल, ठीक है, और जनरेटर यूबीसीएल एंड द फुल ट्रेलर ऑफ 70 टी टैंक्स ट्रांसपोर्ट एंड अर्जुन MK1A एज अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये सब चीजें बनाने के लिए इसको प्रमोट किया जाएगा। डीआरडीओ ऑल्सो हैंड ओवर द समर मतलब सिस्टम ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड द रेटिंग, ठीक है, असेसमेंट सर्टिफिकेशन टू द 9 इंडस्ट्री पार्टनर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई होगी आपको चीजें। The industry was also brief about the latest policies procurement through the DRDO, मतलब जो पॉलिसीज बनाई जाएगी वो डीआरडीओ के मद्देनजर बनाई जाएगी, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगी। सम ऑफ द पॉलिसी डिस्कस, क्योंकि डीआरडीओ हमारी क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एफपीआई आएंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या एफडीआई आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डीआरडीओ के परमिशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के परमिशन से ही आने वाले। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक सपोर्ट भी होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फंडिंग दी जाएगी, और समर जिसकी बात चल रही है, सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट रेटिंग, इसके लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। आई होप सो इट विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। चलो, पीएम लॉन्च 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनने 200 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि 41,000 करोड़ का है उसको सैंक्शन किया है, जिसमें 554 स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम टू गवर्नमेंट टू इनिशिएट रिवैम्प रेलवे स्टेशन अक्रॉस 27 स्टेट। 27 स्टेट में कितने स्टेशन है, 544 स्टेशन, ज्यादा है, पर 554 स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। He also laid the foundation stone of 1,500 road over the bridge and underpasses, ठीक है। He inaugurated गोमती नगर स्टेशन in उत्तर प्रदेश। The station redevelopment took place at the estimate of 385 करोड़, ठीक है। तो ये इतना जरूरी नहीं है, बस ये देखना है 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने पैसे सैंक्शन किए। यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णवी, याद रखना है। 5000 किलोमीटर न्यू ट्रैक बिछाई जाएगी 2024 फाइनेंशियल ईयर में, और 31,000 किलोमीटर हैज बीन एडेड इन लास्ट 10 ईयर, ठीक है। तो लास्ट 10 साल के अंदर 31,000 किलोमीटर हम बिछा चुके हैं। फ्रॉम द ट्रैक एडिशन कमिंग टू 4 किलोमीटर अ डे, मतलब एक दिन में 4 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, अप टू 15 किलोमीटर भी, ये मिनिमम 4 किलोमीटर है और एक्सटेंड टू द 15 किलोमीटर है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मतलब क्या है, द स्कीम हैज लॉन्ग टर्म विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन, बिल्कुल अच्छी बात है। टू एनहांस वेरियस स्टेशन फैसिलिटी, स्टेशन एक्सेसिबिलिटी, वेटिंग एरियाज, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए वेटिंग एरियाज, ठीक है। टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, एस्केलेटर होना चाहिए, और क्लीननेस होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ठीक है। लोकल प्रोडक्ट भी होना चाहिए, जैसे कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आप रत्नागिरी में जाते हो तो हापुस आम वगैरह, तो वहां स्टेशन से मिलना चाहिए। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट एग्जीक्यूटिव लाउंज, बिल्कुल जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपको उस तरीके एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब बात यही है, ठीक है, पर वो भी मिनिमम रेट में। डेजिग्नेशन स्पेस फॉर बिजनेस मीटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग लैंड्स एंड केटरिंग, केटरिंग पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए रेलवे को, खाने पे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, अमृत भारत के अंदर ये सारी चीजें कवर की जाएगी, ठीक है। आई होप सो इट विल बी अंडरस्टैंड इजीली। चलो, हेट स्पीच रिपोर्ट, जो कि 2 मिनट,
Hate speech. India had led a United States-based research group tracking hate speech trend released disturbing finding of February 2024, highlighting exponentially surge in online and offline hate rhetoric calls for violence and inciting against the Muslim in 2023, underscoring violate commercial fault in the lines. तो बेसिकली यहाँ जो की पॉइंट है वो ये रखना है, मुस्लिमों के अगेंस्ट हेट बढ़ते जा रहा है हमारे सोसाइटी में, और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है किसी भी माइनॉरिटी के लिए, और हमें समझना पड़ेगा कि हम इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही आपको सोल कंटेंट लेके पीस और हार्मनी आपके समाज में रखा हुआ है। तो अगर आप किसी भी माइनॉरिटी का हनन करते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, और उसके बदले क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले सकता है। तो रिपोर्ट ये बता रही है कि मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ते जा रहा है हमारे समाज में। It comprises interdisciplinary India diaspora research, employee technology assessment, qualitative monitoring, regional language, public platform including speech, media and social network identify anti-minority hate pattern। तो एंटी माइनॉरिटी देखिए, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ दिन ब दिन मतलब अभद्र शब्द यूज करे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को बहुत गलत इम्पैक्ट दे रहे, और ये माइनॉरिटी का भी उतना ही देश है जितना कि हमारा है, ठीक है ना। ओवर 650 एंटी मुस्लिम हेट इंसिडेंट देखे गए हैं। फर्स्ट एनुअल सीरीज 2023 रिपोर्ट बता रही है इवेंट इन 666 इंस्टेंस हेट स्पीच के देखे गए, और टारगेटिंग कर रहे 62% इन द सेकेंड हाफ, मतलब 62% से ज्यादा बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स के अंदर ये हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो भले कितना भी कुछ भी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, कितनी भी पार्टियां आएंगी कितनी भी जाएंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है और हमेशा रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के हिसाब से ही चीजें चलेगी, चाहे कितने भी बुलडोजर बाबा आ जाए, कितने भी मोदी जी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो है हमारे देश में मतलब बोल सकते डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये सब चीजें हमेशा रहेगी, ठीक है। सरकार तो आती जाती रहती है। चलो सम ऑफ द की ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग, वेट अ मिनट। हमारा जो रिलीजन है वो तो ये नहीं सिखाता है कभी हमें किसी को अभद्र शब्द बोलने चाहिए। की ट्रेंड नोट अक्रॉस द इंसिडेंट हैपेंड इन 2000, कॉल फॉर द एक्सप्लेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल बाइकआउट ऑफ मुस्लिम, बिल्कुल dehumanizing stereotype like termite and the VM, justify the past and the potential mob violence। तो जैसे कि बीच में चल रहा था कि गाय को लेके जा रहे, कोई मुस्लिम अगर गाय को लेके जा रहा तो रोड पे उसको मॉब लिंचिंग कर दी जाती थी, और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आता ऐसे गधे कहाँ बैठे हुए होते हैं, वो हिंदू धर्म के नाम पे फालतू के लोगों को मारना चाहते बस, और कुछ नहीं है। हमारा रिलीजन से शांतिपूर्वक रिलीजन कोई है ही नहीं आज के टाइम पे भी, बट क्या करके रखा है हम लोगों ने, फालतूगिरी करके रखी है और माइंड को डिस्टॉर्ट करके रखा है। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कम से कम वो तो अपने दिमाग में स्पष्ट रखिए कि रिलीजन मात्र एक पीस पाने का तरीका है, एक मोक्ष पाने का तरीका, उसके अलावा रिलीजन और किसी काम का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोल मेड ऑफ इन अवर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बना इसलिए कि आप इस समाज में शांतिपूर्वक रह सके। धर्म संसद हेड असेंबली बाय राइट विंग रिलीजियस फिगर, कम्युनल स्लोगन्स टू टेगरिंग वायलेंस इन द स्टेट, बिल्कुल ऑनलाइन ट्रोलिंग करी जा रही है इस्लामोफोबी का। हाँ देश हमारा खतरे में, इस्लाम हम पे वापिस आ जाएगा, अकबर बाबर वापिस पैदा हो जाएंगे। अरे यार क्या घटिया बातें करते रहते लोग, अब मुझे तो समझ में नहीं आता है, ऐसे नॉनसेंस चीजें देश में फैला रहे। 80% पॉपुलेशन को 20% खा जाएगा, वाह, वो क्या डायनासोर की औलाद है क्या जो हम पे अटैक कर देंगे, है 80% पॉपुलेशन है हमारी और हमको खा जाएंगे। नॉनसेंस थिंग्स यार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अटैकिंग द फ्यू अकाउंट ओनली ऑफ द पब्लिक प्रेशर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है माइनॉरिटी को सेफ रह देना चाहिए, उनको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए हमको, और उनको बढ़ावा देना चाहिए कि भाई यार पीसफुली रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो गंदगी है दिमाग से निकाल देना चाहिए। मॉरिशियस टू अमेंड इंडिया मॉरिशियस DTTA, मॉरिशियस गवर्नमेंट डिसाइड टू अमेंड डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। देखिए आपको सिंपल और सरल भाषा में समझाता हूं, यहाँ इंडिया है,
या मॉरिशस है, ठीक है। अभी कोई माल आ रहा है, ठीक है, तो कोई मैन्युफैक्चरर है, माल यहां से भेज रहा है मॉरिशस में, तो ये यहाँ भी टैक्स पे कर रहा है और यहाँ भी टैक्स पे कर रहा है, और कोई यहां से भेज रहा है तो यहां से भी यहाँ टैक्स पे कर रहा है और यहाँ भी टैक्स पे कर रहा है, तो डबल टैक्सेशन हो जा रहा है, ठीक है ना, दोनों जगह टैक्स पे करना है, तो एक ही जगह वो टैक्स पे कर दे, दूसरे गवर्नमेंट सुलझा ले अपना, तो डबल टैक्सेशन चीज खत्म करने की बात चल रही है। वे इंडिया ऑर्डर टू गो OECD प्रपोजल टू बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट हमने किसके साथ साइन किया हुआ है, मॉरिशस के साथ, साइन टू बिटवीन टू कंट्रीज, सो नॉन रेसिडेंट विल बी एबल टू अवॉइड पेइंग डबल टैक्सेशन, जो इंडिया या मॉरिशस में नहीं रह रहे वो भी इस चीज को बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया साइन DT विद 85 नेशन, बेसिकली 85 नेशन से हमने साइन करके रखा हुआ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, अवॉइड एग्रीमेंट to safeguard the non-residents of India to double taxation. This agreement ensure that country involved have an agreement up to tax rate on the income rise for their country. जो कंट्री से वो इनकम जनरेट कर रहा है वहीं वो टैक्स भरे, दूसरी जगह ना भरे, डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट इसलिए लाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस साइंड द ट्रीटी इन 1983, ठीक है। तो अभी बेसिकली द बायलैटरल टैक्स हैड कैटलाइज्ड टू 160 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो 160 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से, मॉरिशस के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, द प्राइमरी एम ऑफ दिस अमेंडमेंट टू अपॉर्चुनिटी टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है ना, एंड मिनिमाइज थ्रू द एक्सप्लॉइटेटिव टैक्टिक्स। देखिए, ज्यादा अगर टैक्स की डिमांड करोगे तो लोग बिजनेस करना छोड़ देंगे और हमको जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी नहीं आएगा। हमने एशियन टाइम पीरियड में भी देखा है, जब राजा कोई ज्यादा टैक्स लगा देता है तो लोग खेती करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कुछ बच ही नहीं रहा है। तो वैसे ही, या तो फिर वो क्या करने लगे, फॉल्स करने लगे। फॉल्स मतलब बचाने के लिए कोई अलग रास्ता ढूंढने लगेंगे, जिसे ब्लैक मार्केटिंग बोला जाता है। दिस मॉडिफिकेशन कुड alleviate the India-Mauritian tax and covered tax agreement under the bilateral या multilateral instrument, ठीक है। The Organization of Economic Cooperation Development new guidance called base erosion and profit shifting aim to stop companies avoiding tax, create complex structure. It does this standardizing anti-abuse rules across all tax agreement globally. तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। जनरली यहाँ भी टैक्स पे करो, वहां भी टैक्स पे करो, ये दो वो दो, सेल्स सर्विस टैक्स, ये फलका ढिमका टैक्स, इतने सारे टैक्स हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि हम एग्रीमेंट कर लेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, हम सहूलियत में आ जाएंगे। 15.72 बिलियन का ड्रॉप देखा गया FDI के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आप देख सकते हैं एग्रीमेंट हुआ है हमारे बीच में। चलो आगे बढ़े। मरियम्मा नवाज पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो मरियम्मा नवाज है, ये जो पहले वहां के बोल सकते हैं, मरियम्मा नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है, इनके पापा भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके। वॉज इलेक्टेड अपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविजन। कौन से प्रोविजन में इनका सीएम बनी है ये, पंजाब प्रोविजन में। डिफीटिंग द फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट इमरान खान, तो इमरान खान को हरा के ये क्या बनी है, क्या बनी है भाई, ये चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की, और ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है। सिक्योरिंग 220 वोट्स आउट ऑफ 371 मेंबर असेंबली, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मरियम्मा सराउंडिंग विल रिप्रेजेंट द ट्विन लैंडमार्क आउटकम, फर्स्ट इंडिकेट रिजेक्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिड हु ट्राइड ऑफरिंग हर द चांस टू द रैक्स, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी थोड़ी सी लिबरलाइजेशन आ रही है, पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन्स को, और वुमेन एम्पावरमेंट देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी कंट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट है, ठीक है। और हमें ये भी समझना है कि वुमेन एम्पावरमेंट से देश को बहुत ज्यादा आत्मबल मिलता है। ये रही बहुत खूबसूरत सी लेडी है, ठीक है। अब इनको देखते मत बैठना, ठीक है। 2017 मरियम्मा वाज फीचर इन द BBC 100 वुमेन लिस्ट बिकॉज ऑफ हिज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अमंग द मासेस। तो शी आल्सो नेम्ड एज द न्यूयॉर्क टाइम्स 11 पावरफुल वुमेन अराउंड द वर्ल्ड। तो 11 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इनका नाम आता है। और थ्रू द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रूल दैट शी वाज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, पहले इनके ऊपर केस भी हुआ था, हर पॉलिटिकल पार्टी इज रिजेक्टेड ऑल द चार्जेस एंड कंटिन्यू टू मेंटेन शी इज इनोसेंट। बाद में पता चला कि इनोसेंट है,
तो बेसिकली हम यही बोल सकते हैं इस्लामिक नेशन के अंदर इस तरीके की अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, वुमेन भी पार्टिसिपेशन कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। आई होप सो इट बी क्लियर। ज्यादा डाटा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना है। हमारा जो गगनयान मिशन जाने वाला है उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉटिकल कब शेड्यूल किया गया है, 2027 में गगनयान मिशन जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द 3 स्टैटिक प्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसका 1800 करोड़ रुपए लगने वाला है, और इसरो अक्रॉस वेरियस केरला बेस्ड सेंटर। ठीक है, इसरो का सेंटर कहाँ है, केरला में। He also formally launched गगनयान मिशन, फर्स्ट 4 इंडियन एस्ट्रोनॉम। 4 एस्ट्रोनॉम जाने वाले हैं जो कि एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, उनके आगे फोटो भी दिखाऊंगा, जो कि 2027 में जाने वाले हैं। इसरो कौन सा रॉकेट लॉन्च करने वाला है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल। इंटीग्रेशन फैसिलिटी फर्दर बोस्टिंग लॉन्च, अभी भूमि मित्र को भी भेजने की तैयारी चल रही है मून के ऊपर, ठीक है ना, तो वही इसी से रिलेटेड है। क्रायोजेनिक इंजन है, टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथिंग इंडिजिनियसली एंड कैपेसिटी एंड ट्राइसिक विंड टनल एडिंग कटिंग एज एंड रॉकेट डिजाइन। तो बेसिकली यही है कि इसरो जो रॉकेट बना रहा है वो केपेबल बना रहा है कि 4 लोग इजीली क्या कर सके, जा सके गगनयान मिशन के ऊपर। ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वो 4 लोग कौन है। ये रहे एयरफोर्स के हमारे जवान हैं, जवान तो क्या बोलूँ, ये ऑफिसर है जितने भी, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, ये लेवल के रैंक है। आप सर्च करिए और कमेंट डाउन में लिखिए जो 4 ऑफिसर्स के नाम है। ये सब IAF से, इंडियन एयरफोर्स से, ठीक है ना, ये चारों ऑफिसर है, इनका नाम कमेंट में लिखेंगे। इंडियन एयरफोर्स है, इसरो एंड द ग्रूलिंग सिलेक्शन ट्रायल सिमिलर टू नासा, रिगरस असेंबलिंग फिटनेस एंड बिहेव एंड द अदर क्रिटिकल पैरामीटर। तो हमने नासा के पास इनको भेजा था और नासा से इन्हें ट्रेनिंग लेके आए हैं, और अब ये क्या करेंगे, इंडिया के लिए इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। हमारी बहुत सारे विजन है 2047 तक, और हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, और इंडिया में नहीं वर्ल्ड में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। इंडिया में जो रूढ़िवादी सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है, तो हमको क्या करना है, उसे बाहर निकालना है और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। चलो आगे बढ़े, इनका नाम बताना है आपको, कमेंट में पिन करो। चलो ये भी एक छोटी न्यूज है, पर हाँ भाई क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो 3 न्यू मून्स अराउंड द यूरेनस एंड नेपट्यून, 3 नए मून मिले यूरेनस और नेपट्यून के पास। 3 tiny moons, 1 orbiting Uranus and 2 circling Neptune has been recently confirmed by the International Astronomical Union। इसका हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ 28 अराउंड द यूरेनस एंड 16 अराउंड द नेपट्यून। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि यूरेनस के पास कितने मून है, 28, और नेपट्यून के पास कितने हैं, 16। तो ये दिया हुआ है 5 माइल वगैरह डायमीटर वगैरह दिया है, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता मैंने बता दी, आप खुद भी पढ़ सकते हो, PDF मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है हमें, और हम ये भी फाइंड कर रहे हैं कि ओवर 60 न्यू मून्स कंपाइंड अराउंड द जुपिटर और सैटर्न, 60 और नए मून देखने को मिल सकते हैं जुपिटर और सैटर्न के बाद सिंस लास्ट ईयर, एंड नाउ 3 मोर अराउंड द यूरेनस एंड द नेपट्यून। ठीक है, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। आप थोड़ा सा खुद भी रीड करेंगे, काफी टाइम से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो खुद भी हैबिट होनी चाहिए। जस्टिस कनविलकर अपॉइंट एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल एक बॉडी है और कहीं ना कहीं ये स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिसका नाम है अभय मनोहर सप्रे एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, जिसे लोकपाल बोला जाता है, ठीक है। जस्टिस कनविलकर विल होल्ड द पोस्ट फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए ये ऑफिस में आएंगे, और डेट ही एंटर ऑफिस टिल अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर। तो 70 साल लास्ट होती है, और 5 साल के लिए टेन्योर, जो पहले खत्म हो जाए, या 70 साल या तो 5 साल। जस्टिस कनविलकर 65 प्रैक्टिस इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। ये प्रैक्टिस किसमें कर रहे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में, मतलब ये जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 साल से। स्पेशलाइज इन लेबर, इंडस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। इन 2013 ही वाज अ कंफर्म एज अ परमानेंट जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ड्यूरिंग हिज ओवर 2 ईयर टेन्योर बॉम्बे हाई कोर्ट ही हर्ड सेवरल लैंडमार्क केसेस। तो बहुत सारे केसेस जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में थे तो इनने सुने थे। तो आपको याद रखना, जस्टिस कनविलकर क्या बने हैं, न्यू चेयरपर्सन बने लोकपाल के।
2015 जस्टिस कन्विलकर वाज elevated in the Supreme Court, served as a 6 year in the apex court before the retiring in the 2022. ठीक है, तो आई होप सो इतना तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जानना आवश्यक है। जस्टिस कन्वर हैज बीन पार्ट ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बिल्कुल। SC/ST एक्ट के अंदर, आधार फाइनेंशियल एक्ट 2017 में भी थे, सबरीमाला केस में भी ये थे, रिजर्वेशन ऑफ जॉब प्रमोशन एक्सेट्रा में। नोटेबल जजमेंट इंक्लूडिंग कंफर्मेशन ऑफ डेथ फॉर अ 4 कन्विक्टेड निर्भया केस में भी ये थे, ठीक है, इन्हीं की बेंच बैठे थे। क्लीन चिट गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2002 गुजरात राइट्स। तो ये जब जस्टिस थे तो काफी सारी सुनवाई इनने करी है, ठीक है। लोकपाल एज एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन मैन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट है, ये सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन फेम होता है। तो ऑम्बड्समैन क्या है? एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है, इंडिपेंडेंट है, और ये क्या स्टैच्यूरी बॉडी है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकपाल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या? नहीं, ये स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैब्लिश अंडर द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। तो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट कब आया था? 2013 के अंदर। इन्वेस्टिगेट ग्राफ्ट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, ये किसके लिए बनाया गया है? पब्लिक सर्वेंट जो करप्शन करते हैं उनके अगेंस्ट में। द लोकपाल चेयरपर्सन 8 मेंबर आर अपॉइंटेड हाई लेवल सिलेक्शन कमिटी, जो कि चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, द लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय CGI। तो इतने लोग रहते हैं, 8 मेंबर की जो बॉडी है उसमें इतने हाई लेवल के लोग रहते हैं। The Lokpal presently had vacancy in the post of chairperson, judicial member post. Former Chief Justice PC Ghosh complete the tenure. PC Ghosh पहले सबसे पहले बने थे, याद रखना है। PC Ghosh सबसे पहले लोकपाल बने थे, फर्स्ट लोकपाल। वो कब बने थे? मई 2022 के अंदर, ठीक है। The Lokpal has been non-functional since then. The Justice Khanwar appointed the Lokpal once again and regular chief take to take decision to shortage of member committee affecting the फंक्शन। तो अब इनको बना दिया गया है, तो ये अब क्या कर सकते हैं? बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। एज पर द लोकपाल एक्ट, द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल शेल द पावर टू सुप्रीडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ही शेल आल्सो हैव टू पावर कंट्रोलिंग द ऑफिशियल एंड द स्टाफ ऑफ द लोकपाल। जैसे चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस अपने जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन चलते हैं या कोई भी ऑर्डर चलता है वो खुद मैनेज करता है। वैसे लोकपाल भी अपने यहाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपॉइंटमेंट करना होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद वैकेंसीज निकालेगा, खुद उसकी जांच पड़ताल करेगा, खुद वो वैकेंसी फिल करेगा। वैसे लोकपाल भी। द चेयरपर्सन है रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट बेंच अ लोकपाल, ठीक है। तो लोकपाल के पास ये पावर होती है कि वो एक बेंच बिठा सकता है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है करप्शन कंप्लेंट को, ठीक है। तो और ये कोई भी किसको कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कर सकता है, मिनिस्टर, MP, ग्रुप A ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी को भी ये क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो लोकपाल हैज अ मोस्ट पावरफुल बॉडी, ठीक है। चलो आगे देखें। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आपको एक करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आज 1 मार्च हो गई है, तो 1 मार्च से अब जो भी 3-4 दिन का होगा मैं कंपाइल कर दूंगा। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को, बिकॉज रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ था, और फरवरी 1928 को। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? साइंस डे कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को। इस दिन क्या हुआ था? रमन इफेक्ट फाइंड किया गया था, डिस्कवर किया गया था, और कब किया था? 1928। और इस नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको 1930 के अंदर, ठीक है, CV रमन जी को। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1986 प्रपोज अ मार्क नेशनल साइंस डे ऑफ 28। तो 1986 से हम लोग क्या कर रहे हैं? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। द थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल साइंस डे इज इंडिजियसली टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? इंडिजियसली टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है CV रमन के बारे में, ठीक है। चलो आगे देखिए। What is a juice jacking that RBI warned about? ये एक तरीके का वायरस होगा, जनरली यही होगा।
Reserve Bank of India has recently cautioned mobile phone under about the potential fraud risk from the juice jacking। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, जूस जैकिंग क्या है। तो जूस जैकिंग एक तरीके का वायरस है और ये एक साइबर अटैक है। चार्ज देयर डिवाइस टू यूएसबी पोर्ट अवेलेबल टू पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, तो ये किस तरीके से आ जाता है, जब आप कई पब्लिक स्पेसेस में चार्जर लगाते हैं और यूएसबी पोर्ट लगाते हैं, वहां से ये वायरस आ जाता है और कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। Will growing report of hacking, tampering such port, still sensitive user data, RBI advice aim to spread awareness among the people to necessary precaution protection their finances and privacy। Because the juice jacking क्या कर रहा है, आपके फोन में आ जाएगा और फिर क्या करेगा, जनरली आपके जो फाइनेंशियल चीजें हैं, जैसे आपका यूपीआई है, कोई बैंकिंग ऐप है, कोई मैसेज ओटीपी है, उसको शेयर कर सकता है। Refer to the type of cyber attack where hacker reach publicly accessible USB power charging station like airport, रेलवे स्टेशन, मॉल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें मालवेयर आ जाता है, मालवेयर की वजह से हार्डवेयर मॉडिफिकेशन आ जाता है और इलीगली एक्सेस डाटा कनेक्ट हो जाता है। Once unexpectedly user plug their smartphone tablet in compressed charging, topping up the battery, data like contact list, photos, email, even the financial information can be secret copy by the device hacker by few minutes। देखिए, आप चार्जर लगाएंगे 10 मिनट के लिए, वो तो few minutes के अंदर आपका डाटा ले लेगा, जैसे कि लिस्ट में से फोटो ले लेगा, ईमेल ले लेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो आप ऐसी जगहों से बचे। The extraction sensitive information can be misused by criminals, बिल्कुल। Thefts, banking frauds and online scam target victim using the private data। तो प्राइवेट डाटा को यूज करके क्या हो जाएगा, तो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा जूस जैकिंग क्या संबंधित है, तो ये मालवेयर से है और मालवेयर जो एक तरीके का फ्रॉड स्कैम से, उससे बचना है। ठीक है, चलो आगे देखें। इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, कहां किया है, इंडिजियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी कोची, कोची हार्बर बेसिकली केरला में। द 24 मीटर वेसल, इसका साइज कितना है, 24 मीटर वेसल किसने बनाया है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसने बनाया है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड है। मार्क अ मेजर एडवांस इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंट्री। क्या पूछेगा, हाइड्रोजन फेरी सेल फेरी कहां लॉन्च करी गई है, कोची में, और किसने बनाया है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। सुचिता, द कैटरमैन फेरी यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पावर बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इसको पावर मिलेगी, 50 लोग बैठ सकते हैं, कैरी 50 पैसेंजर। इट फीचर एयर कंडीशन भी है, कंफर्टेबल सीटिंग्स भी है। ऑन बोर्ड फ्यूल सेल जनरेशन पावर थ्रू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन एंड वाटर एंड द हीट ओनली द बाय प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हीट और वाटर निकलता है और ये क्या इसके बाय प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू CSL, ठीक है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, द फेरी हैज लो ड्राफ्ट ऑफ 1 मीटर अलाउड टू नेविगेट कोची इंटरैक्ट नेटवर्क एंड इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी है, 12 नॉट्स की है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 12 नॉट्स की है। तो बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली हाइड्रो फेरी सेल्स कहां लॉन्च हुआ है, केरला में। आगे बढ़े, चलो और देखिए। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड द प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहले पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का कॉर्पोरेशन है, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना है। कंट्री फर्स्ट हाइड्रोजन पावर टू सुचित विल पे टू क्लीनेस्ट फेरी ट्रांसिट अक्रॉस इंडिया। कैनल नेटवर्क स्पेशली अर्बन पॉकेट, जीरो एमिशन है, बिल्कुल इससे कोई एमिशन नहीं होगा। ये रही आपकी फेरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इससे नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन पावर फेरी। तो एक अलग ही अनुभव कोची या केरला के द्वारा लिया गया। चलो, थोड़ा सा ये जानना भी जरूरी था। सुनील भाटी मित्तल रिसीव ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटेन किंग। ये नाइटहुड की उपाधि हमारे गांधी जी को भी दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, इनको भी मिली थी।
आफ्टर द जलियांवाला बाग, ये दोनों ने क्या किया था, उपाधि ब्रिटेन को ऐसे फेंक के मारी थी। चलो, तो भारती मित्तल फाउंडर ऑफ चेयरमैन ऑफ सुनील भारती मित्तल अवॉर्डेड अ ऑनररी नाइटहुड बाय द चार्ल्स थ्री, किंग चार्ल्स थ्री के द्वारा दिया गया है, और ये एक तरीके का भारत रत्न है, हमारे इंडिया का भारत रत्न है। He has become the first Indian citizen to receive honorary knighthood from यूनाइटेड किंगडम, किंग चार्ल्स थ्री। ठीक है, तो बस इतना ही मैं बोलूंगा, पढ़ो, बाकी तो इनका करियर वरियर लिखा है, आप आराम से पढ़ते रहना, फालतू वीडियो का लेंथ बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। बस इतना क्वेश्चन पूछेगा, भारती मित्तल को कौन सा अवार्ड मिला है, या तो पूछेगा भारती मित्तल को कौन से कंट्री से मिला, तो ब्रिटेन से मिला, तो कौन सा अवार्ड मिला है, नाइटहुड की उपाधि। जब अब वो क्या लगाएंगे, सर सुनील भारती मित्तल, अब वो क्या लगाएंगे, सर सुनील भारती मित्तल। ठीक है, नाइटहुड का मतलब सर लग जाता है, पर इंडिया में वो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, वो भारी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलो, इंडिया रिलीज रिपोर्ट ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन स्टेटस। लेपर्ड तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिलीज अ रिपोर्ट ऑफ स्टेटस ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ, ठीक है। पॉपुलेशन चैलेंजिंग बेस्ड डाटा, फिफ्थ साइकिल ऑफ लेपर्ड 2022 का एस्टिमेट निकाला गया है। तो जर्नली फील्ड अप्रोक्सीमेटली वो कितना किलोमीटर वो चल पाते हैं, 6,41,449 किलोमीटर का एरिया हमने छाना है, और कैमरा ट्रैपिंग करें कितने, 32,803 लोकेशंस पे। रिजल्ट हमें मिला है 85,488 लेपर्ड्स का, ठीक है, कितना, 85,488 लेपर्ड्स फोटो कैप्चर फ्रॉम द 4,70,881 फोटोग्राफ। साइंटिफिक मेथोलॉजिकल कंबाइनिंग हैबिटेट एवोल्यूशन, कैमरा टैपिंग, तो हम टाइगर्स के साथ भी करते हैं कैमरा टैप, उनके कॉलर्स लगा दिया जाता है जिससे जीपीएस से हम लोग पता लगा पाते हैं। चलो आगे देखिए, लेपर्ड वन ऑफ द प्रेडेटर है इंडिया में। लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट 13,874, कितनी है, 13,874 है। इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन 2018, ठीक है, जो कि 12,082 थी। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट लेपर्ड मिलेंगे 3,907, महाराष्ट्र में 1,985 एंड कर्नाटका में 1,879। प्रोटेक्टेड एरिया एंड टाइगर रिजर्व लाइक नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। कहा है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। तो लेपर्ड्स यहाँ ज्यादा आपको पाए जाएंगे। सेंट्रल इंडिया शो स्टेबल शिवालिक गैंगेटिक प्लेन 3.4 एनुअली डिक्लाइन, मतलब गैंगेटिक प्लेन में क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लेपर्ड्स की कमी देखी जा रही है। और ह्यूमन और लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, क्योंकि जंगल ज्यादा कट रहे हैं, लोग खेत में, अब ये लेपर्ड खेत में पहुंच जाते हैं, लोगों को हार्म कर देते हैं, तेंदुआ बेसिकली। तो यही मानना है, लेपर्ड और ह्यूमंस के जो कॉन्फ्लिक्ट है हमें रोकने पड़ेंगे, नहीं तो इनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पेरू डिक्लेयर हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर अ डेंगू सर्च, ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि नेशनल इमरजेंसी लगा चुका है डेंगू की वजह से, तो कौन सा कंट्री है, पेरू। पेरू कहाँ है, पेरू आपको पड़ेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो आप ये खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूं आप ये खुद से पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ब्रीफ आइडिया मिलेगा। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको इजीली पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जो डाटा है आप खुद से पढ़ेंगे, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस वीडियो को लेंथी करने से अच्छा है यार, डाटा आपके सामने मैंने रख दिया है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। चलो आगे देखें, तावी फेस्टिवल जो कि जम्मू के अंदर सेलिब्रेट किया है, तो जम्मू कश्मीर सीट ऑफ होस्ट ऑफ तावी फेस्टिवल, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बैंक ऑफ रिवर तावी, ठीक है, जम्मू के अंदर ये रिवर है तावी रिवर, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, आर्ट, कुजीन, लिटरेसी, फोक ट्रेडिशन, कहाँ दिखा रहा है, हमारे इंडिया के मतलब आर्ट्स एंड कल्चर दिखाने की बात कर रहा है। तो तावी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, जम्मू वाले रीजन में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में कल्चर और हेरिटेज है। फोक म्यूजिक, सॉन्ग, डोगरा ट्रेडिशन, ठीक है, यहाँ डोगरा राजा का, या हम बोल सकते हैं जो राजा हरि सिंह थे जिसने अकॉर्डेशन हमसे साइन किया था, वो डोगरा सल्तनत से बिलोंग करते थे। डोगरा हम बोल सकते क्या बोलते, रूलर थे वो, ठीक है। क्लासिकल डांस लाइक कथक और भरतनाट्यम भी देखा गया। थिएटिकल प्रोडक्शन ऑफ डोगरी और हिंदी, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट बाय बैंड्स फ्रॉम द जम्मू कॉलेज, ठीक है, तो जम्मू कॉलेज की तरफ से भी कुछ बैंड्स ऑर्गेनाइज किए गए थे।
तो आपसे बस जनरली यही पूछा जाएगा। देख सकते डोगरी पोएट्री सिंफोनीज हुआ था, सेमिनार्स हुआ था, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज का वर्कशॉप रखा गया था, मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल्स रखी गई थी, ठीक है, और क्यूजीन भी रखे गए थे, क्यूजीन मतलब खाना। दूसरा मेला और एग्जीबिशंस भी रखा गया था, लोकल हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, आर्ट वर्क्स भी रखा गया था, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी रखे गए थे। जनरली आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेडिशन है जम्मू का भी, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट मैंने डाटा पूरा आपको देने की कोशिश करी है। जो स्लाइड मैंने बोला आप खुद से पढ़ेंगे तो डैम श्योर आई एम बिलीव यू विल बी रीड योरसेल्फ, ठीक है। और पीडीएफ में दे दूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और शेयर, और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज अच्छा लग रहा हो, अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम स्लो वे में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।